गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने लास्ट जो है चैप्टर 4 की 4 वीडियोस कर ली हैं। ये पार्ट 5 है। पिछली वीडियो में मैंने आर्टिकल 32 यानी कि राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसका इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था, बट फिर भी एक बार रिपीट करते हुए मैं बता देना चाहती हूँ कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आत्मा व हृदय कहा है भारतीय संविधान का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। कई बार आपके एग्जाम में ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय कहलाता है। तो ये आर्टिकल 32 क्यों आत्मा व हृदय कहलाता है, ये इसलिए क्योंकि जो मैंने पिछले 5 मूल अधिकार आपके डिस्कस किए हैं, स्वतंत्रता का, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, ये पांचों के पांचों जो मूल अधिकार हैं जो व्यक्ति के शारीरिक मानसिक विकास के लिए बहुत अधिक जरूरी है। इन मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी, सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या कोई भी संस्था हो, हनन करती है या हस्तक्षेप करती है तो उस संस्था, व्यक्ति, सरकार के खिलाफ जिस व्यक्ति के मूल अधिकार हनन हुए हैं वो डायरेक्ट अनुच्छेद 32 का प्रावधान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय में उनके खिलाफ अपील कर सकता है। तो ये जो अनुच्छेद 32 है, इसके साथ मैं एक और अनुच्छेद 226 की बता देती हूँ। 226 जो है, इसमें व्यक्ति इन 5 रिटों का, जिनका आगे मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, या 5 प्रकार के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसी प्रकार से वायलेशन होते हैं तो 226 के तहत जो काम 32 के अनुसार होता है, के तहत कोई व्यक्ति कर सकता है, वही सेम काम अनुच्छेद 226 के तहत भी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जाकर वो व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात कर सकता है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 32 की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। मूल अधिकार अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिट हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रामादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। जो अनुच्छेद 32 मैंने बताया कि क्यों बनाया गया, कि कोई अधिकार अगर आपके छीनता है या उनको खलल बाधा पहुंचाता है तो ये 5 प्रकार की रिट है, इनका इस्तेमाल करते हुए हम डायरेक्ट उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। रिट, इनको हिंदी में लेख बोलते हैं लेकिन हम यहाँ पर रिट ही बोलेंगे, WRIT। तो रिट आप यहाँ पर मान के चले। तो सबसे पहले जो रिट है वो आपकी हेबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका लैटिन मीनिंग है लेट अस हैव द बॉडी, यानी कि शरीर हमारे सामने पेश किया जाए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले जाकर अनुच्छेद 32 को फिर से रिवाइज करने के लिए बोलूंगी कि आप अनुच्छेद 32 को देखिए। वहां पर अगर कोई पुलिस किसी को बंदी बना लेती है तो उसको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। अगर मान लीजिए किसी बंदी को वो मूल अधिकार नहीं दिए गए हैं कि 24 घंटे से पहले उसे पेश नहीं किया गया है मजिस्ट्रेट के सामने, या फिर उसे या कानूनी सलाह लेने की परमिशन नहीं दी गई है, या उस बंदी को कारण नहीं बताया गया है कि क्यों पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया है। अगर ये सारी चीज़ें ना हो रही हो तो वो जो बंदी है वो क्या कर सकता है, डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट लगाते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। उस पुलिस या अधिकारी या पुलिस के खिलाफ एक रिट जारी कर सकता है, रिट अपील कर सकता है कि मुझे जो है मेरे इस मूल अधिकार से वंचित किया गया है, तो आप जो है इन पर कार्यवाही करें, सर्वोच्च न्यायालय जो है कार्यवाही करे। तो इस प्रकार से बंदी प्रत्यक्षीकरण है। और जैसे ही ये बंदी के द्वारा ये रिट सर्वोच्च न्यायालय में डाली जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय उस अधिकारी या पुलिस अफसर को कह सकता है या पूछ सकता है कि आपने किस अधिकार पर, किस वजह से इसको बंदी बनाया है, या फिर आपने इसको कितने समय में, किस स्थान पर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। वो सारी छानबीन जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ की जा सकती है। तो ये हो गया पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर हम आते हैं प्रमादेश लेख पर, रिट ऑफ मैंडामस। ये वाले रिट जो है मैंडामस शब्द ये भी लेटिन है और इसमें है हम आज्ञा देते हैं, वी कमांड। प्रमादेश यानी कि आदेश देना। ये जो रिट है ये किसी भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तब जारी की जाती है जब कोई अधिकारी, सरकारी अधिकारी अपना काम, जो उसका कार्य क्षेत्र है उसके अनुसार कार्य ना कर रहा हो।
ये कैसे होती है रिट, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तहत समझाती हूँ। मान लीजिए कि आप किसी सरकारी अधिकारी के पास जाते हैं, अपनी किसी फाइल का काम करवाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो सरकारी अधिकारी अपना काम कर नहीं रहा है ठीक से, या आपसे इनडायरेक्टली रिश्वत मांगने की बात करता है, या फिर लाल फीताशाही के तहत वो फाइल्स को कई दिनों तक अपने पास रखे रखता है, अपने डेस्क डेस्क पे सजा के रखता है, लेकिन आपका काम नहीं करता, जो कि उसका काम है करना। जो काम 5 मिनट में कर सकता है उसके लिए वो 5 महीने लगा रहा है। ऐसे सरकारी अधिकारी से आप बहुत परेशान हो गए हैं, तो आप अनुच्छेद 32 की मैंडामस यानी प्रमादेश का रिट का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आपको पता है कि इस देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, तो डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में जाकर उस अधिकारी के खिलाफ अपील कर सकते हैं और कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय उस अधिकारी को आदेश दे कि वो आपका काम करके दे। तो देखिए कितना छोटी सी बात, संविधान ने हमें कितना कुछ दे रखा है और हमें इस चीज़ का पता ही नहीं है कि इतना बड़ा अधिकार हमारे पास है, ये मूलभूत अधिकार है। हम सरकारी अधिकारियों के चक्कर काटते रहते हैं, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे शिक्षण संस्थान हो, कहीं भी हो, लेकिन हमें पता ही नहीं होता। हम उनके अनुसार ही कार्य करते हैं, डिले एक एक डेढ़ डेढ़ साल तक काम उनकी वजह से हमारा फाइल्स लटकी रहती हैं, बट हमें पता ही नहीं कि इतना बड़ा मूल अधिकार हमें दे रखा है गवर्नमेंट ने, और हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रत्येक आम व्यक्ति, आप भी 18+ जो भी है, आप अपने माता पिता को समझा सकते हैं। आप ये जो है इस तरह से क्या है, आप इस छोटी सी रिट के माध्यम से बता सकते हैं कि उनके पास कितना बड़ा अधिकार है। अब हम तीसरी रिट की बात करते हैं, प्रतिषेध लेख, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन यानी रिस्ट्रिक्शंस लगाना, मनाही करना, रोकना या मनाही करना। ये कब होता है? मान लीजिए कोई भी न्यायालय है, ये जो है सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा ही ये रिट जारी की जा सकती हैं। मैं पहले बता चुकी, सर्वोच्च न्यायालय कब करता है? आर्टिकल 32 के तहत। और उच्च न्यायालय कब करेगा? उच्च न्यायालय कौन से होते हैं बच्चे? देखो, सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश का एक न्यायालय जो पूरे देश के मुकदमे सुनेगा। हाई कोर्ट क्या होता है? उच्च न्यायालय यानी कि राज्य का जो न्यायालय होता है, जैसे हमारे हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ है? चंडीगढ़ में। ठीक है, इसी तरह से जो अलग अलग हमारे स्टेट्स हैं, उनका अपना अपना अपने ही स्टेट के अंदर एक उच्च न्यायालय होता है जो उस राज्य की बात सुनता है। इसके अलावा कुछ अधीनस्थ न्यायालय आते हैं उससे नीचे, जो सेशन कोर्ट जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज, जुडिशरीज होती हैं, वो आती हैं। तो आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की अपील सुन सकता है, और अनुच्छेद 226 के तहत कौन सुन सकता है? अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की अपील सुन सकता है। अब फिर से आते हैं प्रतिषेध पर। अब मान लीजिए आप किसी न्यायालय की, कोई भी आपका डिस्ट्रिक्ट का न्यायालय है, वहाँ पर जज की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है, या उस न्यायालय की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है, तो आप आर्टिकल 32 और 226 के तहत सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। अब प्रतिषेध के तहत यानी कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन के तहत सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों से, अधीनस्थ यानी कि जो जिला स्तर के न्यायालय हुए, उसमें दीवानी न्यायालय होते हैं, फौजदारी न्यायालय होते हैं। दीवानी न्यायालय वो जो धन संबंधित मामले देखते हैं, और फौजदारी न्यायालय वो जो अपराध संबंधी, आपराधिक यानी मर्डर केस, चोरी चौपाटी, इन सब के मामले देखते हैं। तो ये कोर्ट से पूछ सकती है कि वो जो केस है वो उनके अधिकार क्षेत्र में आ रहा है या नहीं। अगर वो अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रहा तो वो जो है अधीनस्थ न्यायालय को रोक सकते हैं डिसीजन देने के लिए उस पर्टिकुलर केस पर जिसके लिए अपील आई है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ काम कर सकती है। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, मान लीजिए कि आपको अपने शहर के जो कोर्ट है वहाँ पर कोई आपका केस चल रहा है, लेकिन आपको पता है कि ये जो केस है, मान लीजिए आपने दीवानी न्यायालय में वो केस आपका दर्ज है, लेकिन वो फौजदारी न्यायालय में चल रहा है, तो ऐसे में आप डायरेक्ट इस रिट के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील डाल सकते हो कि जो मेरा केस है सही प्रकार से सुनवाई नहीं हो रही है, ये दीवानी मामले का केस है जो कि फौजदारी कोर्ट में लड़ा जा रहा है, जो कि अधिकार क्षेत्र में नहीं आता अधीनस्थ न्यायालय के, यानी कि उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। तो इस तरह से ये हमारी तीसरी रिट हो जाती है। फिर हम आते हैं, जो हमारी नेक्स्ट रिट है वो है अधिकार परीक्षा, यानी कि रिट ऑफ क्यो वारंटो, मतलब कि अधिकार परीक्षा यानी अधिकार पूछना, यानी क्यो वारंटो यानी अधिकार पूछना, यानी कि किस अधिकार से, किस शक्ति द्वारा आप वो पर्टिकुलर काम कर रहे हैं। ये इसका एक सिंपल सा हिंदी बनता है। अब ये रिट कब यूज़ होती है? ये रिट तब यूज़ होती है जब कोई अधिकारी जो है, वो अधिकारी, उसका ये अधिकार भी नहीं बनता कि वो उस चीज़ को लेकर अपना डिसीजन दे,
जैसे आपने अभी पिछला देखा था ना कि न्यायालय का अधिकार भी नहीं बनता था, उसका अधिकार क्षेत्र ही नहीं था वो, फिर भी वो न्यायालय दे रहा, अपना डिसीजन दे रहा है। ऐसे ही कोई अधिकारी जिसका अधिकार क्षेत्र नहीं है लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है, ऐसे अधिकारी से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पूछ सकते हैं कि किस शक्ति या किस बिना पर आप ये अपना जो है काम कर रहे हैं। तो ये भी हमारे पास एक चीज़ बनकर आती है। मान लीजिए कि एक क्लर्क का काम है, लेकिन वो काम जो है क्लर्क ना करके वो किसी पियून वगैरह से वो काम करवा रहा है, या कोई अधिकारी है अपना काम ना करके किसी क्लर्क से वो काम करवा रहा है, तो क्लर्क से पूछा जा सकता है कि इस अधिकार पे आपने ये चीज़ ये काम किया है। या फिर एक एग्जांपल आप इस तरह से भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि किसी एक पद पर काम करने की जो पर्टिकुलर एज है वो 60 ईयर्स है, यानी 60 साल तक का जो अधिकारी है वही उस पर काम कर सकता है, लेकिन कोई 62 वर्ष का अधिकारी उस पद पर आ जाए और अपना निर्णय देना शुरू कर दे, या वो अधिकारी अपना वो काम करना शुरू कर दे 62 वर्ष की उम्र में 60 साल की पर्टिकुलर पद पर, तो ऐसे में जो सर्वोच्च न्यायालय है या फिर आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत जो आपका उच्च न्यायालय है, वो क्या करेगा, उस व्यक्ति के पद को निलंबित कर देगा, उस व्यक्ति को निलंबित कर देगा। तो ये होता है अधिकार परीक्षा। अब हम आते हैं तीसरी रिट के ऊपर, जो है उत्प्रेषण सर्फरी। इसमें है पूर्ण रूप से सूचना देना, ये भी न्यायालय से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय सूचना मांग सकते हैं अधीनस्थ न्यायालय से कि वो जो पर्टिकुलर केस सुनवाई वहाँ पर हो रही है वो ठीक से हो रही है या नहीं। अगर कभी भी डाउट हुआ सर्वोच्च या उच्च न्यायालय को कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है या अधीनस्थ न्यायालय में अच्छे से कार्यवाही नहीं हो रही है कोर्ट की, तो उस जो केस है उस पर्टिकुलर केस को वो डायरेक्ट अपने पास मंगवा सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के तहत मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए कि सिटी के किसी कोर्ट में आपका जो है लड़ा जा रहा है केस, और आप संतुष्ट नहीं है उस कार्यवाही से, आपको डाउट है कि कहीं ना कहीं पक्षपात हो रहा है, तो जो है आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में उत्प्रेषण रिट का इस्तेमाल करते हुए और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय में उत्प्रेषण रिट का निर्माण करते हुए आप अपील डाल सकते हैं कि मैं इस अधीनस्थ न्यायालय की यानी कि सिटी के कोर्ट की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं हूँ, आप इस पर अपना संज्ञान लें या आप इस पर कार्यवाही करें। तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जहाँ पे भी ये रिट गई है वो देखेंगे, मामले की जांच पड़ताल करेंगे और वो जो मामला है उस कोर्ट से अपने पास मंगवा सकते हैं, या फिर जो कार्यवाही चल रही है अधीनस्थ न्यायालय की, और कह सकते हैं कि आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है, ये किसी दूसरे कोर्ट को दी जाए कार्यवाही, या फिर वो अपने पास भी इसको मंगवा सकते हैं। तो इस तरह से 5 प्रकार की रिट है जो कि आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा हथियार है एक आम आदमी के पास, चाहे वो सरकार हो उसके खिलाफ, चाहे कोई अमीर आदमी या फिर कोई भी संस्था हो, या फिर रसूखदार जमींदार जो भी है, जो आपका शोषण करते हैं, जो आपके अधिकारों का हनन करते हैं, सरकारी अधिकारी हैं, आप उनके खिलाफ कितने जो है बेहतरीन तरीके से अपने जो बिल्कुल कानून का साथ देते हुए इन रिटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका जो है एक पूरा आर्टिकल 32 हो जाता है। होपफुली आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। तो ये आपका अनुच्छेद 32 इसमें ये खत्म होता है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विशेषताएं, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स करवाऊंगी। के जो ये मूल अधिकार हैं इनके मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो वो हम 12 विशेषताएं करेंगे। ये भी 16 नंबर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, बट बिलीव मी अगर आपने ये पिछले 5 वीडियोस बहुत अच्छे से कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप बहुत अच्छे से जो है इसको कर लेंगे। थैंक यू।